हाय बच्चों, आज आपका रिजल्ट आया है 10th क्लास का। तो मैंने आज आपको छुट्टी दे दी थी, इसलिए आज मैं आपको इस रिकॉर्डिंग से पढ़ाऊंगा। तो आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से देखनी है। आप सबका ही रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है। एफर्ट मैटर करते हैं, आपने बहुत अच्छे एफर्ट करे, जो एफर्ट आपने करे वो आपका रिजल्ट आ गया। डन। तो आज की ये वाली क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे बचे हुए बेसिक अकाउंटिंग टर्म से, हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म का चैप्टर चल रहा था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। डन। इसमें बेटा हम पढ़ चुके थे, जो लास्ट हमने टर्म पढ़ा था वो पढ़ा था कौन सा, लॉस, है ना। इसके बाद मैं जो आज पढ़ाने वाला हूं उस टर्म का नाम है बेटा परचेजेस। क्या नाम है? परचेजेस। सर परचेजेस क्या होता है? सर मैंने हर एग्जांपल में बोला है कि हमारी दीदी है, और हमारी दीदी किसका बिजनेस कर रही है? बोलो। क्लोथिंग बिजनेस कर रही है, यानी टी शर्ट बेचने का बिजनेस कर रही है हमारी दीदी, ठीक है। तो दीदी अगर टी शर्ट बेचने का बिजनेस करती है, यानी टी शर्ट को सेल करती है, तो परचेज दीदी किसको करती होगी? बोलो। डे टू डे एक्टिविटी में अगर दीदी टी शर्ट की ट्रेडिंग कर रही है, ट्रेडिंग, तो दीदी क्या परचेज करती होगी बताओ? रॉ मटेरियल नहीं, ट्रेडिंग का मतलब होता है एज इट इज खरीदना और एज इट इज बेचना। तो दीदी किसकी ट्रेडिंग कर रही है? टी शर्ट की। तो जब दीदी टी शर्ट खरीदेगी, मान लेते हैं दीदी बहुत सारी टी शर्ट खरीदती है हमारी, और मान लेते हैं 1 लाख की ये टी शर्ट खरीद के लाई। तो ये जो टी शर्ट है बेटा, हम इसको खरीदने को, इस टी शर्ट को परचेज करने को हम परचेजेस बोलेंगे, हम परचेजेस बोलेंगे। तो हमने ना ये एक अकाउंट का नाम दे दिया कि सुनिएगा, जिसमें हम डील करते हैं, सर ऐसे गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, अगर हम उसे खरीदेंगे तो हम उसे कहां पे लेके जाएंगे? परचेजेस में। कहां पे लेके जाएंगे? परचेजेस में। तो कभी भी अगर आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, लेट्स सपोज कि हमारा भैया चेयर का बिजनेस कर रहा है, और आप चेयर खरीद के लाए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा तेरी पूरे साल की परचेज कितनी है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने पूरे साल में कितनी चेयर खरीदी है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि दीदी का टी शर्ट का बिजनेस था, ध्यान से सुनना, दीदी का टी शर्ट का बिजनेस था, और दीदी टी शर्ट ना खरीद के कोई टेबल खरीद के लाती है, कोई टेबल खरीद के लाती है। टेबल क्या होती है हमारी? सर टेबल हमारी एसेट होती है। तो क्या टेबल, अगर दीदी टेबल परचेज करेगी तो क्या वो भी हमारे परचेज अकाउंट में जाएगा? दीदी अगर टेबल परचेज करेगी, क्या वो हमारे परचेज अकाउंट में जाएगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। सर परचेज अकाउंट में सिर्फ वही वाले गुड्स जाएंगे, यानी परचेज अकाउंट में सिर्फ वही वाली परचेजेस जाएगी जिसमें हम उस कॉमोडिटी को खरीद रहे हो, जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम डील करते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा आपकी सेल की, आपकी सेल में क्या होगा? टी शर्ट का सेल होना। आपके अगर सेल की बात करूंगा तो सेल में क्या होगा? टी शर्ट का सेल होना। ऐसे ही आपके परचेज अकाउंट में हमेशा क्या होगा? टी शर्ट का परचेज होना। यानी अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो वो किस में जाएगा? आपके परचेज अकाउंट में। लेकिन अगर आप असेट परचेज कर रहे हो, अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो, तो वो जाएगा आपके असेट अकाउंट में। कहां जाएगा? असेट अकाउंट में। यानी मान लेते हैं कि मैंने एक एसी खरीदा, तो मैं उसे परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं उसे परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं उसे एसी के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। किसके नाम से रिकॉर्ड करूंगा? एसी के नाम से। यानी जितनी भी एसेट होती हैं वो अपने ही रियल नेम से रिकॉर्ड करी जाती हैं। लेकिन अगर किसी चीज में हम डील कर रहे हैं, अगर हम उसे खरीदेंगे, तो हम उसे कहां लेके जाएंगे? परचेजेस में। कहां लेके जाएंगे? परचेजेस में। तो इसमें आप लिख सकते हो परचेज ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड और मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स। परचेज ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड। परचेज में सर वो सारे गुड्स आते हैं जो हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। परचेज में सर वो सारे गुड्स आते हैं जो हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। क्लियर है? अगला ऐसे ही है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। सर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारी दीदी है, दीदी का किसका बिजनेस है? टी शर्ट का बिजनेस है। और दीदी जब टी शर्ट खरीद के लाती है, दीदी जब क्या खरीद के लाती है? बोलो ना। टी शर्ट खरीद के लाती है, तो हम कहां डालते हैं उसे? परचेज में।
यानी उसे हम परचेजेस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परचेजेस। क्यों? क्योंकि इसमें दीदी क्या कर रही है, डील कर रही है। दीदी टी शर्ट किस लिए खरीद के लाई है, टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड। लेकिन क्या दीदी, मान लेते हैं दीदी ने 10 लाख का माल खरीदा, क्या सारा का सारा माल सही निकल जाएगा? सर ऐसा भी तो हो सकता है कुछ माल डिफेक्टिव निकल जाए। तो जब इस माल को, डिफेक्टिव माल को हम रिटर्न करेंगे, जब हम डिफेक्टिव माल को रिटर्न करेंगे तो हम एक नए अकाउंट में रिटर्न करेंगे इसे, उसे बोलते हैं परचेजेस रिटर्न। यानी रिटर्न होगा तो हम परचेज से कुछ नहीं करेंगे, हम एक नए अकाउंट से करेंगे जिसको हमने बोल दिया क्या, परचेजेस रिटर्न। सर सेम केस सेल के लिए है। सर सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ, सेल का मतलब है सेल ऑफ गुड्स। सेल का मतलब क्या है मेरे दोस्त, सेल ऑफ गुड्स। तो जैसे दीदी का टी शर्ट का बिजनेस है, ध्यान से सुनना, दीदी ने परचेज करी टी शर्ट, ठीक है, और दीदी ने सेल करनी होगी, क्या सेल करेगी दीदी, सर टी शर्ट ही करेगी क्योंकि टी शर्ट का बिजनेस है। लेकिन मान लेते हैं कि दीदी ने टेबल सेल कर दी, एक दीदी के पास एक टेबल पड़ी थी, वो सेल कर दी, क्या ये भी सेल अकाउंट में जाएगी? सर आंसर इज, बोलो, आंसर इज नो। सर सेल्स अकाउंट में वही चीज आती है जिसमें हम डील करते हैं। तभी तो यहां देखना एक वर्ड लिखा है गुड्स, और गुड्स मैंने आपको बताया था सर, गुड्स वो होता है जिसमें हम डील करते हैं। सर ऐसा ऐसा आर्टिकल या ऐसा आइटम जिसमें हम डील करते हैं उसको सेल करेंगे तभी वो सेल अकाउंट में जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल असेट अकाउंट में जाएगा, उसमें असेट हमारी माइनस होगी। समझ में आया? सर सेम, हमने चलो सेल अकाउंट में डाल दी टी शर्ट, और हमने टी शर्ट सेल कर दी। मान लेते हैं मैंने 10 लाख रुपए की टी शर्ट सेल कर दी, क्या हमारी सारी टी शर्ट सेल मानी जाएगी? हाँ सर सेल मानी जाएगी। लेकिन क्या सर ऐसा हो सकता है कि हमारी टी शर्ट को भी कोई रिटर्न करने आ जाए? हो सकता है ऐसा। तो मान लेते हैं कि 10,000 की टी शर्ट कोई लेके आ गया और वो कहता है कि सर ये रिटर्न कर दो, इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, तो मैं इसे डालूंगा अपने सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो अगर रिटर्न ऑफ गुड्स होगा जिसमें हम डील कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ एज सच आर्टिकल होगा जिसमें हम डील कर रहे हैं, वो कहां जाएगा, सेल रिटर्न में। उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे इसे, इसे लिख सकते हैं आप रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया? आइए अगला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो पढ़ा दिया था मैंने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब मेन लाइन ऑफ बिजनेस, बोलो ना। तो सर ऐसा पैसा जो हमारी मेन लाइन ऑफ बिजनेस से आएगा इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो लिख देना अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, मेन लाइन ऑफ एक्टिविटी, यानी जैसे दीदी टी शर्ट की सेल कर रही थी, है ना, और सर्विसेज और बोथ। मान लो जैसे मैं हूं, मैं टीचर हूं, मैं कैसे कमा रहा हूं पैसा, बोलो, कोचिंग फीस से। तो ये सेल ऑफ सर्विस हो रही है। तो अगर जो भी मेरी कोचिंग की फीस से जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है वो मेरे लिए क्या है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन अगर मैं ये अपना सिस्टम, ये लैपटॉप, ये डेस्कटॉप वहां जाके सेल कर दूं नीचे, क्या वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा? सर वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होगा। अगला है बेटा गुड्स। गुड्स में पढ़ा चुका था, पढ़ा चुका था क्या सर? गुड्स, स्टॉक और इन्वेंट्री, क्या पढ़ा चुका था? ये पढ़ा दिया था, फिर भी बता देता हूं। गुड्स का मतलब है सर ऐसा आइटम, यानी गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज फॉर रीसेल। दीदी टी शर्ट क्यों खरीद रही है, बोलो?
घर पे यूज करने के लिए या अपने बिजनेस में लोगों को पहनाने के लिए। दीदी टी शर्ट खरीद रही है आगे टी शर्ट बेचने के लिए, तो दीदी के लिए टी शर्ट क्या है बोलो, गुड्स है। ठीक है, मान लेते हैं दीदी ने 40 लाख की टी शर्ट खरीदी थी, उसमें से 30 लाख की टी शर्ट दीदी ने सेल कर दी। सर कितनी बची है? 10 लाख। तो ये 10 लाख कहलाता है बेटा स्टॉक या इन्वेंट्री। 10 लाख क्या कहलाएगा? स्टॉक या इन्वेंट्री। तो स्टॉक और इन्वेंट्री में लिख लेना, गुड्स का ये था, स्टॉक और इन्वेंट्री में लिखिएगा गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड होते हैं वो हमारे स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाते हैं। अब बेटा ये जो गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड है ना, ये भी 2 डेट्स को देखा जाता है कई बार ना। देख तो आप कभी भी सकते हो, एंड ऑफ द डे भी देख सकते हो। जैसे आज का दिन है, आज शाम को सुबह कितने गुड्स थे मेरे पास और शाम को कितने बचे हैं, तो उससे पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा है, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। इसको क्या बोलेंगे हम? बोलो ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग ऑफ द ईयर पे मेरे पे कितना माल पड़ा था। मान लेते हैं यहाँ 5 लाख का स्टॉक था, डन। मैंने 40 का स्टॉक और खरीदा और 10 का अभी भी बचा हुआ है, तो मैंने सेल कितने का करा बताना? 45 माइनस 10 35, यानी 35 का माल मैंने बेच दिया। वो बेचा कितने में वो एक अलग बात है, ठीक है। तो अब जो यहाँ लास्ट में बचा है जो 10 लाख है, ये 10 लाख मेरा क्या है? सर ये भी स्टॉक है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो बात एक ही होती है, बस ये सिग्निफिकेंस है डेट का कि अगर हम ओपनिंग ऑफ द ईयर को देख रहे हैं तो वो ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग ऑफ द ईयर को देख रहे हैं तो वो क्लोजिंग स्टॉक। अब सर स्टॉक भी ना कई तरह का होता है। जैसे दीदी तो टी शर्ट सेल कर रही है, तो दीदी कुछ बना थोड़ी रही है, तो दीदी के लिए टी शर्ट क्या है? एक तरह से फिनिश गुड्स, यानी इसे तो दीदी को बनाना नहीं है ना, फिनिश गुड्स। लेकिन आप ये अज्यूम करो कि जो बंदा ये चेयर बना रहा है वो तो लोहा खरीद रहा है, यानी वो क्या खरीद रहा है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को वो कहां डालता है? वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है। और फिर वो बनता है जाके लास्ट में फिनिश गुड्स। तो ये जो आपकी ये 3 स्टेजेस हैं, ये तीनों स्टेजेस किसकी है? स्टॉक की है। तो अगर हम कई बार स्टॉक लिखते हैं तो स्टॉक किस किस चीज का हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में या ओपनिंग ऑफ द ईयर में और क्लोजिंग ऑफ द ईयर में। ओपनिंग में हमारे पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस कितना है, प्रोसेस या प्रोग्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है, और हमारे पास फिनिश गुड्स कितनी है। सर ऐसे ही हम इसे लास्ट में भी चेक कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल कितने का है, WIP बोलते हैं इसको शॉर्ट में, WIP कितना है और फिनिश गुड्स कितना है। WIP यही है, सेम है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये सारे क्या है? ओपनिंग, और ये सारे क्या है मेरे दोस्त? क्लोजिंग। समझ में आ रहा है? तो स्टॉक सिर्फ एक आइटम का नहीं होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है हमारी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, मान ले हम बहुत बड़े चेयर के प्लांट वाले हैं, तो हमारे पास कई बार उस चेयर में लगा हुआ लोहा भी बच सकता है, कई बार उस चेयर में लगी हुई प्लास्टिक भी बच सकती है, कई बार उस चेयर में लगी हुई और भी एसेसरीज बच सकती हैं, और जो हमने फिनिश कर रखी होगी बहुत सारी, वो भी बच सकती हैं चेयर ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स बोलते हैं। डन। अब आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल पे। अगला आपका है ट्रेड रिसीवेबल। ये मैंने बताया था क्या होता है, कहानी बताई थी ये कि दीदी है हमारी, और दीदी क्या करती है? माल टी शर्ट बेचती है, और दीदी ने ये माल कुछ लोगों को बेच दिया, लेकिन ये जो माल बेचा, मान ले 10 लाख का माल, ये बेचा कैसा? उधार। बोले तो
क्रेडिट पर। कैसे बेचा? क्रेडिट पर। तो ये सारे लोग मेरे क्या बन गए? डेटर्स। क्या बन गए? डेटर्स। डेटर्स का मतलब वो व्यक्ति जिससे हमें पैसे लेने हैं, देने नहीं हैं, जिससे हमें पैसे लेने हैं। समझ में आया? तो ये सारे क्या है हमारे? बोलो, डेटर्स, है ना? समझ में आ रहा है? सर डेटर्स कई बार क्या करते हैं, डेटर्स कई बार क्या करते हैं कि ना आपको, ये सीधा व्यक्ति है कि इससे मिस्टर ए से या मिस्टर बी से या मिस्टर सी से या मिस्टर डी से हमें पैसे ले ले, ये तो सीधे व्यक्ति है। कई बार क्या करते हैं कि हमें ना व्यक्ति पे भरोसा नहीं होता, तो हम कहते हैं भाई तू ना चेक लिख के दे दे मेरे को, या फिर तू ना मेरे को बिल्स रिसीवेबल दे दे। ये बिल्कुल चेक की तरह ही होता है। अभी ये समझना आप, क्या कहते हैं हम उससे कि मान लेते हैं ये मिस्टर ए है, ये क्या है? मिस्टर ए है। हमें ना मिस्टर ए पे भरोसा नहीं है, तो जिस पे भरोसा नहीं होता हम उसकी बात पे भरोसा करते हैं। हम क्या कहते हैं, भैया तू कोई इंस्ट्रूमेंट दे, या तो मेरे पास कुछ रख या तो मेरे को कुछ पैसा दे, है ना कुछ मेरे को तेरे को देना पड़ेगा। ठीक है? तो मैंने इस मिस्टर ए से बोला कि आप मेरे को चेक या बिल्स रिसीवेबल लिख के दे दो। बिल्स रिसीवेबल और चेक एक तरह की गारंटी हो गई कि आपको वो डेट डाल देंगे 3 महीने बाद की, और ये बोल देंगे कि 3 महीने बाद, वो बोल देंगे आफ्टर 3 मंथ्स की कोई डेट डाल दो चेक पे, या बिल्स रिसीवेबल पे लिख दो कि 3 महीने बाद ये आप मैच्योर करा सकते हो। क्या करा सकते हो? मैच्योर करा सकते हो, यानी वहां जाके पैसा ले सकते हो। तो उसको बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, है ना? बिल्स रिसीवेबल एक तरह का क्या है, सेम डेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी भी। जैसे डेटर है ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल होता है। बिल्स रिसीवेबल क्या है सर? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें पैसे की गारंटी हो जाती है कि 3 महीने बाद हमारे पास इतना पैसा आने वाला है। और अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को अगर तुम्हें एक नाम से पुकारना है तो वो है ट्रेड रिसीवेबल। इन दोनों को अगर तुम्हें एक नाम से पुकारना है, जैसे मुझे लड़का और लड़की को एक नाम से पुकारना है, तो मैं क्या बोलूंगा? ह्यूमंस। मैं क्या बोलूंगा? दोनों ही ह्यूमंस हैं, है ना? तो ऐसे ही मेरे को अगर डेटर और बिल्स रिसीवेबल को एक नाम से पुकारना है तो मैं क्या बोलूंगा? सर ये ट्रेड रिसीवेबल है। सर ये क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है। समझ में आया ना बच्चों? तो ट्रेड रिसीवेबल में लिखना अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड या और सर्विसेज और बोथ। समझ में आया? सर अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। समझ में आया? सर सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट, सेल ऑफ सर्विस के अगेंस्ट, अगर जो भी आप माल उधार दे रहे हो उसके अगेंस्ट कोई भी पैसा अगर आपके पास आने वाला है फ्यूचर में, वो आने वाला पैसा या तो डेटर होगा या वो बिल्स रिसीवेबल होगा, और इन सबको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आया? सर डेटर कौन होता है? सर डेटर कौन होता है बताना? डेटर का भी लिख लो। डेटर मैंने समझा दिया लेकिन लिखवाया नहीं है ना, तो डेटर का भी लिख लो दोस्त। डेटर में लिखना ए पर्सन और एंटिटी, ए पर्सन और एंटिटी टू whom goods or services, to whom goods or services rendered on credit, यानी उधार। सर एक ऐसा पर्सन या सर एक ऐसी एंटिटी जिसको हमारी दीदी ने अपनी टी शर्ट, यानी दीदी का बिजनेस टी शर्ट का है, सेल करी है, कैसी? उधार या फिर क्रेडिट पर। तो इससे मान लेते हैं 10 लाख का माल बेचा है, तो हमें इससे फ्यूचर में 10 लाख लेने हैं। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्स रिसीवेबल का लिखना, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर।
पैसे की एक्सेप्टेंस रिसीव करी है उसने ना, एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूं यहां पे ना, ये अभी आपको समझाऊंगा नहीं, मैं फ्यूचर में समझाऊंगा, अभी आप चेक ही लिख लो एक तरह से। चेक तो समझते हो, चेक क्या होता है? जब हमें किसी को पेमेंट करनी होती है तो एक इंस्ट्रूमेंट है, बैंक हमें इशू करता है, उस पे हम लिख के वो दे सकते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको कि होता क्या है ये, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बिठा लो, अंदर बिठाओ भाई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक फ्रॉम ए डेटर, एक मिनट प्रसन्नजीत जी हट जाओ, रिकॉर्ड हो रहा है यार प्रसन्नजीत जी। सॉरी बच्चे, ये कुछ सर हैं हमारे, वो बीच में आ जाते हैं। आइए, तो हमने जैसे डेटर पढ़ा, जैसे हमने बिल्स रिसीवेबल पढ़ा, जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा, सेम पैटर्न पे बेटा हमें ट्रेड पेबल पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या था? कि जिससे हमें पैसे लेने हैं, या तो वो एंटिटी हो, या किसी ने अगर हमें बीआर लिख के दे दिया कि हमें गारंटी दे दी कि इतने पैसे मैं आपको 3 महीने बाद 4 महीने बाद दे दूंगा, वो हमारा हो जाता है ट्रेड बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल और डेटर को अगर हमें एक नाम से पुकारना है तो हम क्या बोलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। सेम इस तरह से ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल का मतलब है अमाउंट पेबल अगेंस्ट, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था क्रेडिटर्स। जैसे मान लेते हैं ये दीदी है, दीदी का टी शर्ट का बिजनेस था और दीदी को माल खरीदना पड़ता है ना, टी शर्ट खरीदती है, टी शर्ट बेचती है, तो दीदी ने अगर परचेज करी 10 लाख रुपए की, और ये सारी की सारी परचेज कैसे करी? उधार, यानी क्रेडिट पर, मिस्टर ए से। किससे? मिस्टर ए से। तो इस मिस्टर ए को क्या दीदी को पैसे देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे सर, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे। तो ये जो पैसा देना पड़ेगा, तो ये जो व्यक्ति क्या कहलाएगा? हमारा क्रेडिटर। ये क्या कहलाएगा? हमारा क्रेडिटर। सर क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिसको हमें पैसे बोलो देने हैं। तो सर वो व्यक्ति जिसको हमें पैसे देने हैं इज कॉल्ड क्रेडिटर, है ना। और अगर हम इसको पैसे देने की गारंटी दे दें लिखकर, तो हम उसे क्या बोल देंगे? बिल्स पेबल। जैसे बिल्स रिसीवेबल होता है। तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर एक तरह की चीजें हैं। इन दोनों को अगर एक नाम से पुकारना है तो हम क्या बोलेंगे? ट्रेड पेबल। अब लिख लेना, ट्रेड पेबल क्या होता है? अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और क्रेडिटर्स कौन होता है? बोलो, क्रेडिटर्स लिखवाया था, ए पर्सन और एंटिटी to whom amount is payable against the purchase. A person और एंटिटी जिसको अमाउंट देनी है, टू whom अमाउंट इज पेबल, टू whom अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट, बोलो, परचेज ऑफ गुड्स। बेटा टर्म समझ में आ रहे हैं? परचेज ऑफ गुड्स एंड या और सर्विसेज और बोथ। और बिल्स पेबल क्या होता है? एक्सेप्टेंस या बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिवन टू क्रेडिटर। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये मैंने लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिवन टू ए क्रेडिटर।
ठीक है, इसके साथ हमारा क्या खत्म हुआ, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल। अगला है हमारा क्या, कॉस्ट। सर कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंसेस और परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। एक्सपेंसेस ऑन, सर जो खर्चा हमने, एक्सपेंसेस ऑन परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। यानी कोई माल अगर हम 1 लाख रुपए का बेच रहे हैं बेटा, मान ले दीदी टी शर्ट सेल कर रही है, 10 टी शर्ट दीदी सेल कर रही है 1 लाख रुपए की, यानी एक कितने की पड़ी बोलो, 10,000 की। तो क्या दीदी ने 10,000 की खरीदी होगी, क्या ये 10,000 की खरीदी होगी? सर 10,000 क्या है इसका सेल प्राइस, ये क्या है इसका सेल प्राइस, क्या 10,000 की खरीदी होगी? अरे अगर दीदी बिजनेस कर रही है, दीदी बिजनेस कर रही है तो दीदी बताओ क्या 10,000 की चीज 10,000 में बेचेगी? तो कितने का खरीद के लाई थी दीदी? सर हो सकता है 5,000 का, है ना, तो 5,000 क्या होगा इसकी कॉस्ट। तो जो भी गुड्स हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको खरीदने में जो पैसा लगा है या उसको बनाने में जो पैसा लगा है इज कॉल्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है? ये लास्ट पढ़ा देता हूं। फिर है वाउचर। वाउचर क्या होता है सर? ये एविडेंस होता है एक ट्रांजैक्शन का, एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। सर कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई, तो एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुकना दोस्त। तो बेटा हमने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर कर लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज आपके सेलिब्रेशन का दिन है तो ज़्यादा पढ़ाई मत करो, ठीक है, इतना देखो और एंजॉय करो। थैंक यू।